मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 पहुँचे थे कि कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। अब कहावत के हमको अर्थ तो दे दिए हैं, अगर आप क्लास में हो तो आप उसकी चर्चा कैसे करेंगे? ओके, तो ये हमें लिखना है। जैसे कि पहला है कि अक्ल बड़ी या भैंस। उसका मतलब होता है कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। मतलब शरीर बड़ा हो लेकिन उसकी अपेक्षा में, मतलब उसके सामने अक्ल बड़ी होती है। भले वो छोटी हो दिखने में लेकिन वो बड़ी होती है। तो हमको सिर्फ ये समझना ही है, लिखना नहीं है। अगर लिखना होता तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कहावतों के अर्थ दीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा हो कि अक्ल बड़ी या भैंस, तो सिर्फ आपको आंसर में इतना लिखना है कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। आपको पूरा लिखना नहीं होगा लेकिन समझना पूरा है। ओके, तो मान लो कि हमने ये बात की थी, ऑलरेडी की थी ना अगले लेक्चर में, कि शिक्षक हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है। शिक्षक कहता है कि हमारी अक्ल है वो कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में, मतलब कि माथे पे। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। मगज है ये આપણું ક્યાં હોય? खोपड़ी में। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती, हमारी खोपड़ी है वो भैंस से बहुत छोटी है। और अक्ल तो उसमें और भी छोटी होती है, क्योंकि अक्ल उसके अंदर आती है तो खोपड़ी से भी छोटी होगी। फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? अक्ल है उसे फिर भी हम भैंस से बड़ी क्यों कहते हैं? तो अब एक विद्यार्थी है वो बोलता है कि गुरुजी, कद में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मतलब जे जाडू होय अथवा शरीर में मोटू होय एनाथी कोई मोटू थई जतु नहीं। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। हम जानते हैं कि रोग का एक भी कीटाणु हमारे शरीर में चला गया तो हमारा पूरा शरीर है वो बिगाड़ देता है। एक छोटा सा जंतु हमारा पूरा इतना बड़ा शरीर होता है वो पूरा बिगाड़ देता है, और वो बीमार होने के बाद हमको कड़वी दवाएं भी खानी पड़ती है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है, मतलब दिखने में छोटी है और दिखती भी नहीं है बुद्धि। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का झलसा है। ये जो आज हम नया नया आविष्कार करते हैं, जो नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारी अक्ल वजह से करते हैं। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? अगर ऐसा ही है, भैंस में अक्ल होती तो वो जानवर नहीं, वो क्या होती? मनुष्य। क्या होती? मनुष्य। मनुष्य के पास अक्ल है इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। अब मनुष्य में अक्ल ही नहीं होती तो भैंस के अंदर से वो दूध नहीं निकालता, और ना ही तो वो बेचता, और ना ही तो वो पैसा कमाता। इसीलिए मनुष्य में अक्ल है भैंस से ज़्यादा। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। हम जब भी खेल देखते हैं जू में या तो कोई सर्कस हो तो उसमें हाथी है, शेर है, वो सब जो मनुष्य होता है उसका आता उसके वश में हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना गया है। शिक्षक, हाँ इसीलिए तो कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस। दूसरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका। मतलब कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। एक मुश्किलें आई, अभी उससे बाहर नहीं निकले तब तक दूसरी मुश्किलें आ गई होगी। तो इसका अर्थ समझे तो मैम ने बोला, मतलब टीचर्स ने बोला, गोपाल क्या इस कहावत में तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? मतलब कभी भी तुम इस कहावत में जो कहा है उसका अनुभव तुम्हें कभी हुआ है? तो गोपाल कहता है हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। मेरे दादाजी थे वो बहुत बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई। अभी दादाजी बीमार थे, उसको अस्पताल मतलब वहाँ हॉस्पिटल लेके आए, भर्ती कराया। बाद में वो घर पे गए तो दादी थी वो बाथरूम में गिर गई थी, उसके हाथ और सिर में चोट लगी थी। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुन ली,
कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तीसरा है, आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। मतलब कि अच्छा काम छोड़कर जो महत्व का काम नहीं है उसमें लग जाना। जैसे कि इस टीचर ने पूछा, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? तो एक लड़के ने कहा, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। मेरे पिताजी थे, उसको फिल्म में हीरो बनना था, इसीलिए वो लखनऊ से मुंबई आए। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। उसने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसे हीरो बनना नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक ऑफिस था, उसमें वो क्लर्क की नौकरी करने लगे। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी कि आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास। उसके बाद का है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते, मतलब जो बोल बोल करते हैं वो काम नहीं करते। तो एक बच्चा बोलता है, गुरुजी हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से कहा कि यदि ये चुनकर लाएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, 2 उम्मीदवार जीता, वह अभी तक नहीं नजर आया है। अब इसे आप क्या कहेंगे? तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब एक गांव में पानी की समस्या थी, नेता थे, उसने बोला कि मुझे वोट दोगे तो मैं आपकी पानी की समस्या हल कर दूंगा। अभी 2-3 साल हो गए लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं हुई। 5वां है, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जो जैसा करता है उसे अनुसार फल मिलता है। तो जैसे कि एक बच्चा बोलता है कि अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले के सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इन्हें हम क्या कहेंगे? तो जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, अब ये योग्यता विस्तार। तो कि ठक्का मारकर हर 100 साल जियो। कैसे? कक्षा में इस वाक्य की चर्चा कीजिए। तो मान लो कि टीचर, हम क्लास में है, अभी ऐसा मान लेना, तो मैं आपको पूछती हूँ कि चलो बच्चों, ठक्का मारकर हंसना किसे कहते हैं? मतलब कि जोर जोर से हंसना किसे कहते हैं? तो आप में से कोई बोलेगा, खूब जोर से हंसने को ठेका मारकर हंसने का कहता है। जैसे कि अट्ठास भी कहते हैं उसको। मधुर, क्या तुमने किसी को ठक्का मारकर हंसते हुए देखा है? हाँ, मेरे दादाजी तो रोज सुबह ठक्का लगाते हंसते हैं। उनकी उम्र क्या है? तो गुरुजी वे 85 वर्ष के हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, वे कोई कसरत भी नहीं करते। अरे, ठक्का मारकर हंसने से मन से सारे तनाव, मतलब टेंशन होता है ना, वो दूर हो जाता है। श्वसन और पाचन तंत्र है वो व्यायाम भी हो जाता है। ये अंग स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को दीर्घजीवी बनना है, इसीलिए दिन में एक बार ठक्का मारकर हंसना चाहिए। चलो, अब मोस्ट टाइम है कि आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग लगाओ, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। शॉर्ट में लिख डालो MCQ। उसमें फर्स्ट लिखिए, मालिक ने किराएदार से कहा था अल्पविराम कि इसे अपना ही खाली जगह समझना। फिर से रिपीट करती हूँ, मालिक ने किराएदार से कहा था अल्पविराम कि इसे अपना ही खाली जगह समझना। तो आंसर क्या आएगा? घर।
देखो यहाँ लिखा है घर। ओके। दूसरा, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा। आंसर लिखिए खोपड़ी का। देखो यहाँ लिखा है खोपड़ी का। फिर से रिपीट कर लेते हैं। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। दूसरा, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा, तो खोपड़ी का। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरे। उसमें पहला ऑप्शन लिख लो सारे ऊपर एक साथ, काउंट्स करो। पहले में देखो इस तरह पत्थर लिखना। यहाँ लिखा है पत्थर, पत्थर, अल्पविराम 11। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 11। शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11, तो 11। अल्पविराम किराया, अल्पविराम। देखो यहाँ लिखा है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, किराया। और लास्ट वाला 1.5। देखो यहाँ पापा कल मैंने रात के 1.5 लिखो। पहला पत्थर, दूसरा 11, तीसरा किराया, चौथा 1.5। अब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स लिखो। देखो यहाँ लिखा है तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते। तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते, तो खाली जगह में आएगा किराया। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। ओके, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, किराया के नीचे अंडरलाइन। दूसरा लिखो मैं। देखो यहाँ लिखा है मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। खाली जगह में आएगा पत्थर। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तीसरा, कल मैंने, देखो यहाँ लिखा है कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो खाली जगह में आएगा 1.5। कल मैंने रात के 1.5 बजे तक पढ़ाई की। कल मैंने रात के 1.5 बजे तक पढ़ाई की। चौथा लिखिए यहाँ से रात को खाली जगह बजे के बाद
तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। रात को खाली जगह बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो उसमें आंसर आएगा 11। 11। एक बार सब रिपीट कर लेते हैं। पहला है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। दूसरा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तीसरा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। चौथा, रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। ओके, अब नीचे का है, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पूरा वाक्य फिर से लिखिए। उसमें फर्स्ट लिखिए डब्बू। डब्बू, देखो यहाँ लिखा है ड ब आधा और पूरा ब। डब्बू इतिहास में फेल हो गया। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि डैश डैश डैश। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि डैश डैश डैश। अब उसमें 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको सही ऑप्शन लिखकर लिखना है। तो पहला ऑप्शन लिखिए वह परीक्षा में अनुपस्थित था। अनुपस्थित, पहले फिर नु, फिर पूरा प, फिर आधा स, फिर थ और फिर त। अनुपस्थित था। अनुपस्थित था। पहला ऑप्शन है वह परीक्षा में अनुपस्थित था, मतलब कि वो परीक्षा में गया ही नहीं था। दूसरा, उसने पढ़ाई नहीं की थी। उसने पढ़ाई नहीं की थी। दूसरा ऑप्शन है उसने पढ़ाई नहीं की थी। उसने पढ़ाई नहीं की थी। और तीसरा लिखिए सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे। देखो यहाँ लिखा है सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। जब वह, मैं की जगह क्या आ जाएगा, वह पैदा भी नहीं हुआ था। सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। तो आंसर क्या आएगा, आपको पता चल गया कि डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। ओके, चलो दूसरा लिखिए प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला लिखिए किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब आंसर लिखिए किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर
समझकर, अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मालिक ने उसे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मालिक ने उसे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। उसके बाद का, रात के 1:30 बजे तक, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात क्यों झूठ थी, बात झूठ क्यों थी। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी। तो आंसर लिखिए, रात के 1:30 बजे तक, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी, मुन्ना की बात झूठ थी, क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी, क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद है चैप्टर 4। चैप्टर 4, पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तक हमारी मित्र। तो जैसे कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है, हमारा जीवन है उसमें पत्रों का बहुत महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। अब पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे के संबंधों में ताजगी पैदा कर सकते हैं, नयापन ला सकते हैं और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। पत्र कैसे लिखा जाता है ये बात सबको आनी चाहिए। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। भले कि अभी मेल आ गए, SMS आ गए, फिर भी हमें पत्र लिखना सीखना चाहिए। जैसे कि यहाँ एक पत्र दिया है, अभी हम समझते नहीं है, समझेंगे हम अगले लेक्चर में, अभी सिर्फ देख लेते हैं कि 195 उमियानगर सोसायटी मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सुकुशल हूँ, मैं यहाँ पे खुश हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे, वहाँ भी सब खुश होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था। पिछले कई दिनों से मैं तुझे पत्र लिखने के लिए सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। मतलब कि हमारे स्कूल में वांचे गुजरात की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था, उनमें मैंने भाग लिया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे, तुम भी वांचे गुजरात जो है उसमें भाग लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है। अब अभियान के लिए राज्य सरकार है उसने भी एक सूत्र दिया है कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से, चलो आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।